अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS403 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं मिड टर्म के, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो मुझे पिछली वीडियोस में भी कमेंट आए हैं कि जो आपने MCQs करवाए थे वो पेपर्स में भी आए हैं। क्यों? क्योंकि मैं ये MCQs करवाता हूँ विश्व यूनिवर्सिटी की जो सर्वर होते हैं ना, उनकी तरफ से मुझे MCQs मिलते हैं और उधर से मैं करवाता हूँ। तो इसमें से पेपर आता है और 100% आता है, क्योंकि मैं खुद दिया है तो मेरे खुद के सर्वर में से पेपर आते रहे हैं, इसीलिए मैं हमेशा सर्वर ही पढ़ाता हूँ आपको। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हम अपने MCQs की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन क्लिक कर दे ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। तो चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। सबसे पहला MCQ है, इन केस ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय। मतलब जो हम इन केस, मतलब इस केस में जो कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम बनाते हैं वो किस सिस्टम से रिप्रेजेंट की गई है, तो वो हमारे पास है वन प्रोसेस ओनली। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट लेवल जो डायग्राम होती है ना, वो हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस रिप्रेजेंट करती है एंटाइटी सिस्टम में, इसीलिए उसको हम वन प्रोसेस ओनली डायग्राम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कॉन्टेक्स्ट DFD। अभी मैंने आपको बताया कॉन्टेक्स्ट जो लेवल डायग्राम होती है वो DFD होती है। अब हमने इसमें बताना है इसमें से कौन सा फीचर नहीं है। तो डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताता हूँ, इसमें से ये वाला जो D ऑप्शन है वो हमारा फीचर नहीं है। सब प्रोसेसर मतलब हमने अभी ऊपर भी बात की है कि वन प्रोसेस हमारे पास कॉन्टेक्स्ट में आता है जो वन प्रोसेस ओनली वर्क करता है। यहाँ पे हमारे पास सब प्रोसेस विच एक्सप्लेन द डिकम्पोज द मेजर प्रोसेस इनटू अ स्मॉल प्रोसेस। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट MCQ नंबर 3। MCQ नंबर 3 में हमारे पास है, चूज द सिंबल दैट corresponding टू द डिस्क्रिमिनेटर्स एट्रीब्यूट्स। तो इसमें हमारे पास आ जाता है C वाला जो ऑप्शन है, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर C वाला। पता नहीं इसको शायद आपको नजर आ भी रहा हो, ये सारा लग रहा है। तो ठीक हो गया, C वाला MCQ तो हमारे पास करेक्ट है। एट्रीब्यूट जिसके आसपास आप देख सकते हैं डॉट, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेट एट्रीब्यूट्स होता है। अगर हमने मेरे लेक्चर वॉच किए तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि जब मैंने उसमें बताया था आपको, तो उसमें आप जाके लेक्चर भी लाजमी लिया करें। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सर्टेनली इम्प्लाइज द नीड फॉर एन एंटायर टेबल टू इम्प्लीमेंट। तो इसमें हमारे पास क्या आता है कि मोस्ट सर्टेन इम्प्लाइज द नीड ऑफ एंटाइटी टेबल। तो इसमें हमारे पास बाइनरी आता है, टर्शरी आता है। सॉरी, मैं सारे MCQ नहीं बोलता, क्योंकि पेपर में बैठे अगर मैंने आपको टर्शरी बोला तो आपको सिर्फ जेन में टर्शरी आएगा। अगर मैंने सारे MCQ बोल दिए ना, बाइनरी आता है, रिकर्सिव आता है, आइडेंटिफाई आता है, तो आप पेपर में बैठे सोच रहे होंगे सर ने क्या बताया था। इसलिए मैं हमेशा एक ही MCQ बताता हूँ, सारे नहीं बताता। हाँ, किसी MCQ में से दो बाइनरी हो तो वो मैं बता देता हूँ। तो हमारे पास इसमें टर्शरी रिलेशनशिप कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो इसमें हमारे पास कौन सा आता है, तो इसमें हमारे पास फॉरेन की आएगा, फॉरेन की। और ये इंपॉर्टेंट भी है, आपने याद भी रखना है, फॉरेन की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन एक्शन डिस्ट्रॉय लिंक्स बिटवीन टेबल्स corresponding द डाटा वैल्यू। ये भी हमारे पास फॉरेन की कहलाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनफोर्सेस अ रिलेशनशिप ऑफ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो इसमें हमारे पास आता है, द डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट्स मस्ट इंक्लूड ओनली एटॉमिक वैल्यूज। उसके बाद नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 8 है, Consider a relationship interview, candidate number, interview date, interview time, staff number, room number and following the function डिपेंडेंसी। तो इसमें हमारे पास क्या डिपेंडेंसी करती है, मतलब सबसे पहले क्या क्या चीजें आएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा
ये 3 वाला एमसीक्यू हमारे पास करेक्ट है। सबसे पहले हमारे पास आएगा स्टाफ नंबर क्या है, फिर हमारी इंटरव्यू डेट देखी जाती है और फिर हमारा रूम नंबर। बस मतलब ये डिपेंडेंसी नहीं करती कि जो स्टाफ नंबर है वो नोट की करे, मतलब वो ये नहीं जानती, स्टाफ नंबर ये नहीं जानती कि कैंडिडेट कौन है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरव्यू कर दे। तो हमारे सबसे पहले एमसीक्यूज बस यही आएगा, स्टाफ नंबर और इंटरव्यू डेट और रूम नंबर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द करेक्ट द FED वॉयलेंस BCM। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला एमसीक्यू इज करेक्ट, बल्कि ये इसी के अंदर आता है और मैंने ऊपर लगा दिया, सॉरी। मतलब हमारे पास ये चीज़ें देखी जाती है, 3 चीज़ें। ठीक हो गया, मैं भी सोच रहा हूँ ये एमसीक्यू कैसे मैंने बोल दिया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेवल्स मोस्ट यूज्ड इन डिटेल DFD। DFD में कितने यूज किए जाते हैं, तो मैं अभी ऊपर भी आपको बताया था, उसमें एक कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनाई जाती है, एक। उसमें हमारे पास लेवल 1 से लेवल 2 तक होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 10 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लैंग्वेज। तो इसमें हमारे पास C ऑप्शन है इसका करेक्ट, कि जो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है आर यूज की जाती है रिट्रीवल, इंसर्शन, मॉडिफिकेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग ऑफ द डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस। तो इसमें हमारे पास आ जाता है D MCQs। वो पूछ रहे हैं कि इसमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बताएं डेटाबेस डिजाइन की। तो डाटा ड्यूरिंग द लॉजिकल डिजाइन फेज इंटरनल स्टोरेज स्ट्रक्चर एक्सेस पाथ्स एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डेटाबेस फाइल्स आर स्पेसिफाइड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 12 है। 12 हमारे पास है स्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स ऑफ द रिलेशनशिप टाइप रेफर टू। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास B ऑप्शन है। वेदर द existence of entity depends on the being related to an other entity, view the relationship type। ये हमारे पास स्ट्रक्चर की है। उसके बाद नेक्स्ट 13 है। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो इसमें से हमारे पास करेक्ट है B वाली, एंटाइटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट अ स्पेसिफिक और इंडिविजुअल रिलेशन। बस उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 14 में हमारे पास आ जाता है, इसमें से करेक्ट बताना आपने रिस्पेक्ट नॉर्मलाइजेशन, करेक्ट कौन सी है, तो वो हमारे पास है A वाली। नॉर्मलाइजेशन कैन बी यूज्ड वैलिडेशन टेक्निक्स check the structure of the relation which may have been created using ER modeling। तो ये हमारे पास नॉर्मलाइजेशन है, और नॉर्मलाइजेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज एक काफ़ी दफ़ा आता है और ये लाजमी भी आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 15 है। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा इज, जो कलेक्ट करता है डाटा को वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास डाटा बेस होता है। जैसे हम एक कंप्यूटर को कह सकते हैं जिसके अंदर हमारी तमाम पिक्स, वीडियोस, मूवीज, सॉन्ग्स, ये चीज़ें इसके अंदर पड़ी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 16 में अ कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। इसमें हमारे पास आ जाता है डेटाबेस, जो कलेक्ट करता है कॉन्सेप्ट और यूज करता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करे। तो उसके सॉरी यहाँ पे गलत बता दी मैंने, वो डाटा मॉडल है हमारे पास। मतलब ये रॉन्ग है यहाँ पे। वो पूछ रहे हैं कि जो हमारे पास कलेक्ट करता है डाटा वो तो डाटा बेस है, और जो उसको डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर को मॉडल कहलाता है, डाटा मॉडल कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अ डिस्क्रिप्शन ऑन अ पार्टिकुलर कलेक्शन ऑफ अ डाटा यूजिंग द गिवन डाटा मॉडल। तो गिवन डाटा मॉडल जो हमारे पास, मतलब जो
पार्टिकुलर कलेक्ट करता है एक तो डाटा को और फिर उसको यूज करता है डाटा मॉडल में, तो वो हमारे पास एक स्कीमा कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल विद रिस्पेक्ट टू 3NF। तो 3NF इसमें हमारे पास आ जाता है ट्रांसिस्टिव डिपेंडेंसी, मतलब वो कॉन्सेप्ट जो एप्लीकेबल जो रिस्पेक्ट करे 3NF, मतलब 3NF जो अभी ऊपर आपको बताकर भी आया था मैं, जिसमें हमारे पास था पहले स्टाफ नंबर, फिर हमारे पास था इंटरव्यू डेट, और मतलब ये 3 चीज़ें थी। तो ये हमारे पास ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी करती, जो एक दूसरे पर डिपेंडेंसी करें। मतलब जब तक स्टाफ रूम नहीं होगा और आप कैसे इंटरव्यू देने जा सकते हैं, जब तक हमारे पास इंटरव्यू डेट नहीं होगी तो हम कैसे इंटरव्यू दे के आ सकते हैं। उसके बाद 19 हमारे पास है कि चूज द स्टेटमेंट एन एंटाइटी इंटीग्रिटी कंटेन प्रीमियम वैल्यू ऑफ नल। तो इसमें से हमारे पास जो स्टेटमेंट्स है वो कौन सी ठीक है, तो वो हमारे पास ए और बी ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इन द कंसेप्चुअल डेटाबेस मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंट अ वैलिड आइडेंटिफायर फॉर अ क्लास ग्रेड्स। तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहले आते हैं वो स्टूडेंट आईडी और फिर स्टूडेंट कोर्स आईडी, ये हमारा डिपेंड करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज अ प्रॉब्लम अकर इज नॉट नॉर्मलाइजेशन ऑफ 1NF। मतलब जो फर्स्ट हमारा नॉर्मलाइजेशन है वो नॉट अकर करता है, तो इसका हमारे पास आंसर आता है इफ अ रिलेशनशिप इज नॉट 1NF, मतलब अगर नहीं करता, क्यों नहीं करता, इट मे कंटेन रिपीटेड ग्रुप और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स लीडिंग टू डाटा रिडंडेंसी इंसर्शन नॉर्मलाइजेशन एनोमेल्स अपडेट्स एनोमेल्स एंड डिलीट्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन अ डोमेन ऑफ। तो डोमेन और एट्रीब्यूट्स क्या है हमारे पास, domain of attributes. A domain of an attribute, the set of all the possible valid values that may attributes can take. For example, the domain of age attributes might the set of all the positive integers less than 150. मतलब डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट्स हमारे पास वो है जो सेट करता है एक वैलिड वैल्यूज को, मतलब कि हम अगर अपनी एज देखें तो उसको लेस देन 150 से रखें, क्योंकि आज अभी तक तो मैं सॉरी नहीं कह सकता, मतलब आजकल के जो दौर में है वो कोई भी 150 प्लस एज से ऊपर नहीं जाए, तो उन्होंने कहा उससे नीचे रखे एज, तो वो हमारे पास डोमेन एट्रीब्यूट्स होगा। मतलब उसकी एक वैलिड, मतलब उसको ठीक करना, मतलब गलत ना लिखना, किसी भी चीज़ को ठीक करके वैलिड करके लिखना, वो हमारे पास कहलाता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ क्रॉस हमारे पास आ जाता है। अ क्रॉस रिफ्लेक्सिव मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, तो ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें सबसे पहले अ क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स is a table maps required to design components of test case row represent one set and column another। मतलब रो रिप्रेजेंट की जाती है एक ही एंगल में, बट कॉलम हमारे पास क्या होते हैं वो अदर डिजाइन में मॉडल किए जाते हैं। ईच कैंडिडेट्स देयर अ रिलेशनशिप, मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि R1 हमारे पास समझ लें आईडी एक 1 है और R2 है रिक्वायरमेंट आईडी, ये दरमियान में स्पेस यहाँ पे भी आप दे सकते हैं, ये टिक एक है, सॉरी, मतलब वो क्या कह रहे हैं रो एक ही लाइन में लिखी जाएंगे R1 R2 स्टूडेंट नंबर 1 2 3 4। अब ये देखा जाएगा वो मॉडल में 1 में है, 2 में है, B में है या C में है, ये बस अलग अलग देखा जाता है। तो ये हमारा आता है इस क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 24 है। 24 में हमसे पूछा जा रहा है कि स्टूडेंट CGPA आइडेंटिफाई द स्टूडेंट नेम रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट ऑफ द डिपेंडेंसी। तो हमने ये अब बतानी है इसको, ये छोटा सा है STD नेम और
STDGPA, ये हमारे यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं आती बट कर दी इस तरह बस। STD नेम CGPA, द मेन स्टूडेंट नेम पर्सनैलिटी डिटरमाइन द CGPA, तो इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मैपिंग ईयर मॉडल रिलेशनशिप। तो मैं आपके साथ एक एग्जांपल भी शेयर करता हूँ कि इसको कॉपी करते हैं। एग्जाम्पल मैपिंग ईयर मॉडल कॉलम ए, रेशनल मॉडल कॉलम बी। अब क्या हमारे पास ए है एंटाइटी, तो ये क्या हमारे पास उसका एक टेबल, एट्रीब्यूट्स कॉलम, रिलेशनशिप फॉरेन की, प्राइमरी की हमारे पास रिलेशन मतलब उसका एक बता रहे हैं। वीक एंटाइटी तो टेबल ऑफ ओरिजिन की हमारे पास ये उसका एक मतलब सिंपल एक बता रहे हैं वो इसका मैपिंग। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन यूनियन ऑपरेटर इन अ रैशनल अलजेब्रा, तो ये हमारे पास क्या होते हैं। शॉर्टली एक्सप्लेन, सॉरी यहाँ पे ही लिखा गया, शॉर्टली एक्सप्लेन द ऑपरेशन अलजेब्रा क्या होते हैं। द यूनियन ऑपरेटर डोमेन ऑफ यू, मतलब उसको हम डिनोट करते हैं यू से, और डोमेन कह रहा हूँ डिनोटेड ओ बाय यू, डी यू से डिनोट करते हैं। इज अ रैशनल अलजेब्रा कंबाइंस द टपल्स ऑफ टू रिलेशन एंड रिटर्न न्यू रिलेशन कंटेनिंग ऑल टपल्स आर बोथ रिमूविंग डुप्लीकेट कंडीशन, मतलब कह रहे हैं कि एक दो रिलेशन बनाते हैं और दो रिलेशन जो बनाते हैं उससे जो एक न्यू रिलेशनशिप बनता है, मतलब ए यूनियन बी से जो एक नया रिलेशनशिप बनता है वो हमारे पास कहलाता है उसकी एक कंडीशन। तो बोथ रिलेशन मस्ट यूनियन कंपेयर सेम नंबर एट्रीब्यूट्स एंड सेम डोमेन। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो बेस्ट ऑफ लक, और बाकी अभी एक और वीडियो मैंने बनानी है तो आपने वो भी लाजमी देखनी है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा वो एक तो बड़ी बनानी है मैंने, दूसरा उसके अंदर ऑल डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।